नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। भारत को झुकाने का डे ड्रीम देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया है। आज से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो चुका है, जिसके बाद टैरिफ की दर 50% हो चुकी है और इस टैरिफ का सीधा असर तेजी से दौड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर श्रिम्प इंडस्ट्री तक एक्सपोर्ट्स के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। भारत और रशिया की दोस्ती और यूक्रेन रूस वॉर को बंद करने में विफल डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से बौखला चुके हैं कि अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर भारत को झुकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वघोषित पीस मेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर का राग भी आलापा है, लेकिन भारत ने भी ठाना है कि ट्रंप के टैरिफ पॉलिटिक्स के आगे ना झुकेगा, ना अपने हितों के साथ समझौता करेगा। जहां सरकार टैरिफ की आपदा को स्वदेशी भारत के लिए अवसर मान रही है, वहीं विपक्ष राजनीतिक हथियार प्राप्त कर चुका है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार व्यापार समझौता और देश की रक्षा करने में विफल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप ने भाजपाइयों के मुंह पर टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ बम के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल के बीच विकास के मद में चूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके अपने ही देश में विरोध का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं। क्या दुनिया में आर्थिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ट्रंप के टैरिफ बम का भारत में कितना असर और इस टैरिफ आपदा से निपटने के लिए क्या है विकल्प? और सबसे बड़ा सवाल, सीज फायर पर विपक्ष को क्यों है डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर अंधा विश्वास? इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। तो अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है 50% का भारी भरकम टैरिफ बम। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा कितना असर और भारत के पास मौजूदा विकल्प क्या हैं? इस आपदा से निपटने के लिए कितना तैयार है भारत स्वदेशी बनने के लिए? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। मिनहाज हुसैन जी हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़ गए हैं। वहीं साथ ही साथ बताते चले प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और स्टूडियो में। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं प्रदीप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का सबसे पहले इस खास चर्चा में। और शुरुआत मिनहाज जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि आज का सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि जो भारी भरकम 50% का टैरिफ बम फोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने, कितना असर अर्थव्यवस्था पर भारत की? पहले चीज हम लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरह की टैरिफ की बात की जाती है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, बेसिकली 3 तरह के टैरिफ लगाने की बात की जाती है। एक पहला टैरिफ होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ वो टैरिफ होता है जो किसी सरकार के द्वारा अपने देश के प्रोड्यूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा टैरिफ होता है रेवेन्यू टैरिफ। ये इस तरह का टैरिफ होता है कि कोई सरकार टैक्स लगाने के परिप्रेक्ष्य में रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। और तीसरी तरह का जो टैरिफ होता है उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर वैलिंग टैरिफ। जब किसी देश की सरकार देश के प्रोड्यूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी को मिनिमाइज करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर वैलिंग टैरिफ। तो यहाँ बेसिकली 3 तरह के टैरिफ का हमने जिक्र किया। एक तो हमने जिक्र किया प्रोटेक्टिव टैरिफ,
दूसरा हमने किया रेन्यू टैरिफ, तीसरा हमने यूज किया काउंटर वैलिंग टैरिफ। आप इस नजर डालेंगे तो ये जो टैरिफ लगाया गया है आपके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसमें किसी तरह का यूज नहीं किया गया है। बेसिकली ये जो टैरिफ लगाया गया है, बेसिकली आप इसका जो उद्देश्य देखेंगे, एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रहा है। ये जो टैरिफ बम फोड़ने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति पहले धमकी देते नजर आए, उसके बाद कई बार अपने बयानों से पलटते नजर आए, फिर 25% का टैरिफ बम फोड़ा। 6 अगस्त की तारीख की अगर बात की जाए तो वहां पर एक और बड़ा बदलाव करते नजर आए कि 25% जो है हम और ज्यादा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, रशिया से हम तेल खरीदते हैं, इस वजह से। प्रदीप सिंह जी, अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर में आज राहुल गांधी भी ताल बजाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? क्या भारत से अधिक अमेरिका पर विश्वास है क्या कांग्रेस को? निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर और सदन के बाहर ट्रंप के 32 बार दिए गए बयान पर कभी कोई कड़ी प्रतिक्रिया दी क्या? अगर देश के हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर ही विश्वास करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने क्या एक बार भी ट्रंप के उस बयान का खंडन किया क्या? अगर खंडन नहीं किया तो कहीं न कहीं भारत के नागरिक होने के नाते हमें पीड़ा जरूर होगी। और जब देश की सरकारें, देश की व्यवस्था जो होती है एक ही सिद्धांत और एक ही विचारधारा पर चलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर जो हमारी विदेश नीति है, वो चाहे सरकारें कोई आए कोई जाए, भारत की विदेश नीति स्थिर होती है और एक दिशा में चलने की कोशिश करती है। और आपने क्या काम किया? आप तो यहाँ देश यहाँ पे बुलाकर वहां पे बुलाकर लगातार ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद कर रहे थे। और आज स्थिति क्या हुई? अगर हमारा ईमानदार दोस्त रसिया है तो आपने रसिया को छोड़कर अगर ट्रंप से आपने लगातार दोस्ती की पेंग बढ़ाने की कोशिश की और लगातार उनके मतलब यहाँ तक कि कोई सरकार कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी के चुनाव में सीधा हस्तक्षेप कर रहा हो, ये पहली बार देखा गया। और हम ये कहते हैं 11 सालों में, और हम एक इंदिरा का भारत था, एक मोदी जी का भारत है। अब इतना झुकता हुआ भारत कभी भारत के नागरिकों ने देखा नहीं है। और यही सवाल है, यही सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना होगा। प्रदीप सिंह जी, लेकिन अमेरिकी मीडिया में इस वक्त हलचल मची हुई है और अमेरिका के जो खुद के मनोवैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन जो है वो खोते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें कह रहे हैं जिस तरीके से जो बयान जारी हो रहा है, जिस तरीके से जो कृत्य है ट्रंप का, बिल्कुल अशोभनीय है, अस्वीकार है। लेकिन भारत को भी अपनी रीढ़ मजबूत करनी होगी, आंख से आंख मिला के बात करना होगा। आंख झुका के बात करने वाला भारत ना कभी रहा है, ना कभी होना चाहिए। यही बात तो विपक्ष कह रहा है। अगर हमारी नौकरियां जा रही हैं, हमारा कारोबार कारोबार को नुकसान हो रहा है, ये बात अगर ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है तो आप ये कह रहे हैं हम ट्रंप से अपने हाथ मिला लिया। अरे ट्रंप से तो मोदी जी ने हाथ मिला लिया था। इस बात का क्या इसका जवाब नहीं है। आंख में आंख डालकर अमेरिका की बात नहीं कर पा रहा है क्या? क्यों व्यापार समझौता जो है वो विफल हो गया? जैसा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है वो ना तो रक्षा कर पा रही है देश की, ना तो व्यापार समझौते कर पा रही है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। अदिति जी, जहां तक रही भारत की आंख में आंख डालने की बात, तो ये मुझे लगता है कि ये बेहतर जवाब आपको आज अगर मिला होगा, देखा नहीं होगा आपने, एक अलग विषय है, लेकिन आपको जिस तरीके से जर्मन मीडिया ने खबर प्रकाशित की और उस खबर में साफ स्पष्ट कहा उन्होंने कि 4 बार ट्रंप ने कोशिश की नरेंद्र मोदी जी से भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की। ये जर्मन मीडिया ने कहा। और इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन से जब नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे थे तो हम सबको मालूम है कि किस तरीके से ट्रंप बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके विकास पांडे जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ जी, अब आ रही है। जी विकास पांडे जी, बात कंप्लीट करिए। ट्रंप ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को देखा और समझा। और मुझे लगता है, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो ट्रंप को जान समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भी बात पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने की बात है। 321 अरब डॉलर का व्यापार था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश की
सरकार में आए, भारत निर्यात कर रहा था 321 अरब डॉलर का। आज ये पहुंच करके लगभग 824 अरब डॉलर हो चुका है। 824 अरब डॉलर का निर्यात आज भारत विभिन्न देशों को कर रहा है। 2014 के मुकाबले लगभग 200% के आसपास का इजाफा भारत के इस व्यापार में हो। हमें आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर के आज तक मॉरिशस के साथ हमने मुक्त व्यापार समझौता किया 2014 के बाद, 2022 में हमने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, 2024 में मुक्त यूरोपीय संघ के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, विकास पांडे जी, भारत उनके साथ हमने मुक्त व्यापार समझौता किया। एक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अभी हाल ही में हमने यूके के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया था, जो बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा था। मिनहाज हुसैन जी, ठीक है, लौटूंगी विकास पांडे जी, आपके पास लौटूंगी मैं। मिनहाज जी, टैरिफ को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है भारतीय अर्थव्यवस्था को, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टैरिफ बढ़ रहा है व्यापार पर, ट्रेड पर, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है अमेरिका का, और ऐसे में जो भारतीय जो सामान है वो अमेरिका में प्रोडक्ट्स महंगे होते नजर आएंगे। साफ तौर पर आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक टैरिफ की बात की जा रही है, अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ लगाया है 50% जिससे बढ़ चुका है, भारत को इसके विकल्प में हमें और बाजार डेवलप करने की जरूरत है। जैसे हम बात करते हैं ब्रिक्स के परिप्रेक्ष्य हम बात कर रहे हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जिस तरह संगठन है, हमें अमेरिका के अलावा और भी ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। हमें अपने मार्केट्स को नए डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि हम जैसे बात की जा रही है, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि हमें स्वदेशी को प्रमोट करना है, लेकिन हमारे देश में जो एक्सेस प्रोडक्शन है, उस एक्सेस प्रोडक्शन को सप्लाई हमारे देश में ही सप्लाई नहीं होगी। इसके लिए हमें विदेश के लिए और हमें मार्केट डेवलप करने की जरूरत है। जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि 18% जो है एक्सपोर्ट हम भारत से जो है अमेरिका को किया जाता है, उस पर एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में मार्केट्स तलाशना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर से उन जगहों के लिए, जैसे हम सूरत की अगर बात कर लें, मुंबई की हम बात कर लें, जहाँ पर जो कपड़ा व्यापार है वो तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ ऑप्शंस भारत के पास हैं? कहां भारत कौन कौन से देशों के साथ अपने समझौते को और अधिक आगे बढ़ा सकता है? देखिए, जहाँ तक भारत की बात की जाती है तो भारत पहले भी हम लोग बात किया करते थे लुक ईस्ट पॉलिसी। हमारे पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम एशियान की बात कर सकते हैं, हम सार्क की बात कर रहे हैं, हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, इप्सा की बात कर रहे हैं। हमें अमेरिका के अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं, बस डिपेंड करता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्या है, हम देशों से किस तरह संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। यदि हमें किसी देश पे पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, उसका आपकी इकोनॉमी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ तक हम भारत की बात करेंगे, हम एक समय था भारत का 1990 के दशक में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2 बिलियन था, लेकिन विगत 34 सालों में हम लोगों ने बहुत प्रमोट किया, सरकारें आती रहीं, बदलती रहीं, लेकिन हमारे देश के जो विकास का जो पथ था वो कंटिन्यू बढ़ता चला गया। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में अबाउट $700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि भारत की अच्छी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी भारत की अच्छी पोजीशन है, लेकिन क्या इस टैरिफ वॉर की वजह से भारत में रोजगार जाने का संकट मंडरा रहा है? क्या भारत में एक बड़े आर्थिक नुकसान का खतरा पैदा हो रहा है? क्योंकि जो विकल्प हैं वो तो लॉन्ग टर्म गोल्स हम मान सकते हैं, शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए फौरी राहत के तौर पर, तो क्या कुछ ऑप्शंस? देखिए, इसमें बहुत बड़ा नुकसान की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें बेसिकली जो इसमें इम्पैक्ट दिख रहा है, हमारा बेसिकली दिख रहा है टेक्सटाइल पे। हालांकि इंटरनेशनल हम बात करते हैं, अमेरिका की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य देखेंगे, भारत के अगेंस्ट जिस तरह अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, वो उसने हालांकि WTO का एक तरह से उल्लंघन कर रहा है। जिस तरह में संगठन बनाया गया था WTO का कि विश्व के देशों के द्वारा टैरिफ को मिनिमाइज किया जाएगा, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी चल रही है। जरूरत इस बात की है कि हमारे देश को जो एक्सेस एक्सपोर्ट है, हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए नए मार्केट डेवलप करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज, टैरिफ की जो टर्म की पॉलिसीज है, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इसका लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप को एक और नाम भी मिल चुका है, पलटू राम। कब पलट जाएंगे अपने बयान से? कुछ कहना जो है मुश्किल प्रतीत होता है। प्रदीप सिंह जी,
लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष को केवल एक मुद्दा चाहिए होता है, एक हथियार चाहिए होता है सरकार को घेरने का। लेकिन अभी जो देश में संकट मंडरा रहा है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि मिन्हाज जी ने बताया भी, कि इतना बड़ा कोई ये आफत नहीं है, इतना बड़ा कोई टेरिफ बॉम्ब नहीं है जिसको बॉम्ब का नाम देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो भारत को झुका लेंगे। लेकिन भारत ने भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में ये कहा था, मुझे याद आ रहा है 7 अगस्त की तारीख को उन्होंने ये कहा था कि अपने हितों के साथ भारत समझौता नहीं करेगा। उसके बाद विपक्ष को आपत्ति क्या? नहीं, आप ये बताइए कि क्या भाई देखिए, मीडिया को भी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। ठीक है। आप विपक्ष के किस नेता ने कहा कि ट्रंप का बयान बहुत अच्छा है, ट्रंप ने बहुत अच्छा काम कर दिया, ट्रंप का हम ट्रंप के साथ खड़े हैं? हम देश की सरकार को अपनी सरकार को बताना चाहते हैं आपके 11 साल की नीतियों का ये परिणाम है। हम कब कह रहे हैं कि ट्रंप सही काम कर रहा है? तो और क्या उसके इस एक्ट से इस देश में नौकरियां जाने की स्थिति नहीं है क्या? टेक्सटाइल व्यापार को नुकसान नहीं होगा क्या? झींगा व्यापारियों को नुकसान होगा कि नहीं? कालीन व्यापारियों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर अगर नुकसान हो रहा है तो विपक्ष अगर सरकार को ये बता रहा है कि आप जो सैकड़ों विकल्प खुले हैं आप उस पर बात करिए, किसी भी कीमत पर आपको ऋण भी नहीं होना है, अमेरिका के सामने यजमान होकर खड़े होने की जरूरत नहीं है, जो आप अभी तक करते चले आ रहे हैं। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हम ट्रंप के साथ खड़े हैं क्या? लेकिन आज की रिपोर्ट है, जर्मन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि अमेरिका बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी ये कह देते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, इसने कोई समझौता, इसके दबाव में हमने कोई समझौता नहीं, हमने युद्ध नहीं रोका, सदन के अंदर सदन के बाहर किसी भी सभा में आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगर ये बयान दे देते कि ट्रंप लगातार 32 बार झूठ बोल रहा है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा होता। लेकिन आप इससे कतरा क्यों रहे हैं? आप इससे कतरा क्यों रहे हैं? लगातार करके विपक्ष घेर रहा है, उस डिप्लोमेसी के अंतर्गत ही शायद ये वजह रही कि उन्होंने खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। फॉरेन पॉलिसी, विकास पांडे जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से अच्छी तो निक्की हेली है। हम सबने अभी उनके बयानों को देखा है, निक्की हेली, और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की नेता है निक्की हेली जी। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को आप भी जानती हैं और समझती हैं, और राहुल गांधी जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। पोखरण के अंदर इंदिरा गांधी जी ने भी परमाणु परीक्षण किया था। ये देश एकजुटता के साथ, तब भी अमेरिका ने सेंसस लगाए थे, आपको मालूम है ये बात? तब भी अमेरिका ने भारत के ऊपर सेंसस लगाया, और भारत का विपक्ष हो चाहे पक्ष चाहे भारत की जनता एक कदम से कदम मिलाकर के सरकार के साथ खड़ी रही। और आप उसके बाद जब देश की हमारी एनडीए की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण परमाणु परीक्षण किया, तब जानते हैं कि जब अमेरिका ने हम पर सेंसस लगाए तो सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि हमको परमाणु परीक्षण की जरूरत क्या थी। ठीक यही आचरण था जो आचरण आज है कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा से नियत रही है कि जब देश के साथ खड़े होने की बात आती है तो वो सत्ता के साथ खड़े होते हैं, ना कि देश के साथ खड़े होते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। ये संसद के अंदर भारत के राष्ट्रपति ने कहा, और जब कहा उन्होंने किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने ये नहीं कहा, तो क्या उन्होंने कहा कि नहीं ट्रंप को छोड़ करके किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं कहा? अब नैरेटिव बनाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि सत्ता की जो छटपटाहट है वो आज देश पे भारी पड़ रही है। आप समझिए उस चीज को। आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। आप आग के गोले से खेलने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा नैरेटिव आप सेट करते हैं। मैं चुनौती देता हूं प्रदीप सिंह जी को। प्रदीप सिंह जी, एक ऐसा प्रूफ आप दे दीजिए जब भारत ने अमेरिका के चुनाव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दखल दिया हो। एक ऐसा प्रूफ दे दीजिए। आप नैरेटिव बना लेते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी जी कोई अपना कैंपेन चलाते हैं, और उस कैंपेन को अगर अमेरिका में कोई पार्टी उसे कॉपी कर लेती है तो क्या नरेंद्र मोदी जी का समर्थन हो गया उसे? लेकिन नहीं, क्योंकि आप सत्ता के लिए इतने अंधे हो चुके हैं, इतने ठीक है, जवाब लूंगी विकास पांडे जी। लेकिन इस कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि अब दोस्त ना रहा। जो ट्रंप कल तक पीठ थपथपाते थे, बेहद गर्मजोशी के साथ दोनों नेता आपस में मिलते थे, वहां पर जो है दरार पड़ चुकी है। मिन्हाज हुसैन जी, ठीक है, लौटूंगी विकास पांडे जी आपके पास, मौका दूंगी आपको।
जिस चीन को लेकर टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई थी, 64% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात पहले अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, उसके बाद उस चीन के ऊपर 30% टैरिफ। और भारत जो कि अमेरिका का बहुत पुराना यार रहा है, दोस्त रहा है, भारत के साथ एक बहुत अच्छा जो समझौता है, चाहे रक्षा समझौते की बात की जाए, चाहे हम व्यापार की बात की जाए, भारत हमेशा से एक बड़ा बिजनेस पार्टनर रहा है अमेरिका का। क्या वजह रही कि भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर जो है वो बदल गए? क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारा जो विचार अपना है कि जो जिस तरह के टैरिफ की हम अभी भी कह रहे हैं, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। इसका लॉन्ग टर्म हम लोग सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे विगत 6 महीने में इसके रिजल्ट आ जाएंगे, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में पड़ने नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा हमारा जो देश का चैलेंज है हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई एंड फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। हमें बेसिकली इन 3 चीज पे फोकस करने की जरूरत है। टैरिफ इतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है, टैरिफ इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इसको हम शॉर्ट टर्म में सॉल्व आउट कर लेंगे। लेकिन हमारे जो 3 चैलेंज पे फोकस करने की जरूरत है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं मिन्हाज जी। प्रदीप सिंह जी क्या कहेंगे भाई इस पर? SIR पर ध्यान जा रहा है, वोट चोरी पर ध्यान जा रहा है, टैरिफ पर ध्यान जा रहा है विपक्ष का, लेकिन ये जो बहुत बड़ा मुद्दा अभी मिन्हाज जी ने रखा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है, रोजगार की कमी देखने को मिल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाता विपक्ष? नहीं, आप देखिए, आप इनकी पूरी बात, मिन्हाज जी की बात आप समझ नहीं पाए क्या? वो साफ साफ कह रहे हैं इस टैरिफ की व्यवस्था से बहुत बड़ी बेरोजगारी आने वाली है। लोग निश्चित तौर पर, चाहे टेक्सटाइल उद्योग हो, चाहे कालीन उद्योग हो, चाहे चमड़ा उद्योग हो, यहाँ से नौकरियों के घटने की उम्मीद ज्यादा है और बड़ी संख्या में नौकरियां घटने जा रही हैं। इस बेरोजगारी पर चर्चा हो रही। और जब आप वोट, जब पूरी बात आ जाने दीजिए, अब पूरी बात आ जाने, हाँ पूरी बात जो है इम्पैक्ट, हाँ उसकी बात क्यों नहीं कर रहे जी? कंप्लीट करिए। आप इससे नौकरियां जाएंगी, मिन्हाज जी बता दीजिए, इनके टैरिफ से बड़ी संख्या में इस देश में नौकरियां खत्म होंगी या नहीं खत्म होंगी? मिन्हाज जी बताइए आप। देखिए, नौकरी की समस्या आज है और पिछले काफी सालों में चली आ रही है। नहीं, इन्हें टैरिफ की वजह से नौकरियां कुछ खत्म होंगी या नहीं खत्म होंगी? इसका एम्प्लॉयमेंट, इसका इम्पैक्ट पड़े, लेकिन यही तो विपक्ष कह रहा है, यही विपक्ष कह रहा है, पूरी बात समझ, यही विपक्ष कह रहा है। और जब SIR में बात हो रही है, भैया वोट चोरी दिख रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ लोगों के बीच में, जन जन के बीच में यह नारा आ चुका है, यूपी से लेकर नागालैंड तक और तमिलनाडु से लेकर बिहार तक। ये वोट चोर गद्दी छोड़ नौजवान कह चुका है और लोग सड़कों पर हैं। आपकी चीजें निकल कर आ चुकी हैं, इस पर कहीं आप छिप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, इसका जवाब देना होगा और जनता बिहार में जवाब देने जा रही है। बात टैरिफ की हो रही है, निश्चित तौर पर हम पूरा विपक्ष कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री से कह रहा है, आप आंख में आंख मिला के बात करिए, रीढ़ के साथ बात करिए, अमेरिका को जवाब दीजिए। ऐसे दिशा विहीन तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ भारत एक मुश्त एक साथ खड़ा नजर आएगा, आपके साथ खड़ा नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से 11 सालों से आपकी विदेश नीति रही है, जिस तरीके से ट्रंप को आपने हिंदुस्तान में बुलाकर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं दी हैं, उस समय कोरोना काल तक में आपने ये व्यवस्था दी है, अब यहां से लेकर अमेरिका तक जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि पूरी तरीके से, किस तरीके से आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी उनके चुनाव में इन्वॉल्व नहीं थी। अरे घर घर में आपके कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की थी ट्रंप के जीतने के लिए, और आप बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। आप सरेआम झूठ बोलना बंद करिए, ये पूरे देश में जगह टीवी चैनलों पे चलाया गया है। एक एविडेंस दे दीजिए, एक एविडेंस दे दीजिए। अरे महोदय, पूरे देश में टीवी समाचार चैनलों पे चलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार, देखिए झूठ लफाजी मत करिए, लफाजी मत करिए, आप एकदम पूरा चलाया गया, हर चैनल पे चलाया गया। उस समय तो बहुत दिन भर चलाया जाता था पूजा अर्चना, पूरा ट्रंप के जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS के कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, होम और हवन कराए जाते थे। ये समाचार चैनलों पे चलाया नहीं गया क्या? तो ये बात नहीं है आप ये मानिए कि 11 सालों से जो आपकी विदेशी नीति और रसिया जो हमारा ईमानदार दोस्त हमेशा रहा है, रसिया जो हमारा ईमानदार दोस्त हमेशा रहा है, हम अगर ट्रंप के झूले में झूलेंगे तो, और ये ऐसी विचारधारा के लोग निश्चित तौर पर कभी न कभी आंख दिखाने की बात करेंगे, और ये ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जिसकी सोच ही व्यापारिक हो, ठीक है विकास और पांडे किसी जी, भी तरीके से हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। विकास पांडे जी बोलिए। देखिए, 2 चीजें, सबसे पहले तो ये समझिए कि ट्रंप इतना क्यों बौखला गए
कि उन्हें इस ट्रम्प के इस टैरिफ के ऊपर 25% टैरिफ के ऊपर एक सेज लगाना पड़ा। आपको भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिस रसिया को लेकर के आप बात कह रहे हैं, हमने लाख विरोध के बाद भी रसिया के साथ अपने जितने भी हमारे रिलेशन थे उनको कंटिन्यू रखा, चाहे वो क्रूड ऑयल को परचेज की बात हो, चाहे वो किसी और लहजे की बात हो, हमने उसे जारी रखा। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, वो ये थी कि आप भी जानते हो, तमाम वैश्विक मीडिया में आ रहा है कि अमेरिका हमारे डेयरी सेक्टर और कृषि में, एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इंटरफेयर चाह रहा था। वो यहाँ चाह रहा था कि वो सेक्टर हमारे लिए खोले जाए, और हम सबको मालूम है केवल डेयरी सेक्टर जो आज लगभग 12 लाख करोड़ का है डेयरी सेक्टर, और इसमें 10 करोड़ रोजगार लगे हुए हैं, 10 करोड़ रोजगार हमने सेव किया है, हमने बचाने की कोशिश की है कि कैसे भी डेयरी सेक्टर हो चाहे कृषि सेक्टर हो, हम उस पर झुकेंगे नहीं, हम अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करने वाले। मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनाएं जो उन्होंने बीते 7 अगस्त को दिया था। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी बोला था कि हम अपने किसानों के साथ, उनके हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे किसी भी तरीके का। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ठीक है प्रदीप सिंह जी, ये बयान आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो समझौता नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे, और अमेरिका झुकाने की लाख कोशिश करेगा, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि वो नहीं झुकेगा। इसके बावजूद जब साथ में खड़े होना था तो विपक्ष अपना अलग राग अलाप रहा है, सुर में सुर मिला रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत का किसान आतंकवादी है, देशद्रोही है। अगर अपनी मांग अगर डिमांड करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो सामने कांटे बिछा देने वाली सरकार, यहां तक कि किसानों को ऊपर लाठियां चलाने वाली सरकार, किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ा देने वाली सरकार, और गाड़ी चढ़ाने वाले आरोपी के साथ पूरी की पूरी सरकार खड़े होने वाली सरकार ये बता रही है, किसानों के लिए काला कानून लाने वाली सरकार ये कह रही है कि इसका आप किसान विरोधी काला कानून लाएं और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाए। ये संभव नहीं है। किसान को आप आतंकवादी कह दे, देशद्रोही कह दे, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हो जाए विपक्ष, ये संभव नहीं है। किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ा दे और विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो जाए, ये संभव नहीं। निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि ये देश का विपक्ष नहीं, देश का एक एक नागरिक भारत के अन्नदाताओं के साथ खड़ा है। आज आपको ये भाषा बोलनी पड़ी, निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं, अब भी हम आपसे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही और अविवेकपूर्ण निर्णय के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार खड़ी होगी, पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन हम बताएंगे आपको कि 11 साल की आपकी गलत विदेश नीति का परिणाम है। बढ़िया बात आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है प्रदीप सिंह जी कि आखिर क्यों अभी तक ये समझ में नहीं आया विपक्ष को कि डोनाल्ड ट्रंप केवल अपना राग अलाप रहे हैं, पीस प्राइज चाहिए उनको नोबेल का, इस वजह से शांति दूत बनने की कामना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अपने बेतुके बयान दे रहे हैं, बेतुके फैसले ले रहे हैं अपने दूसरे कार्यकाल में। उसके बावजूद राहुल गांधी लगातार, जितनी बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि उन्होंने सीज फायर कराया, उतनी बार राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। ऐसा क्यों? आदरणीय राहुल गांधी जी ने और पूरे विपक्ष ये जानता है कि ट्रंप लगातार झूठ बोल रहा है और ये कहना चाहता है। ट्रंप को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? अब तक एक बार भी उन्होंने ट्रंप को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? खुलकर ये क्यों नहीं बोला कि अमेरिकी राष्ट्रपति तुम झूठ बोल रहे हो? आवाज दीजिए, आप तो आवाज न दबाइए, पूरी बात आ जाने दीजिए, मतलब पूरा जब सवाल का पूरा जवाब आ जाने फिर सवाल कर लीजिए आप। हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से हम ट्रंप के उस बयान से आहत हैं, दुखी हैं, क्रोधित हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहें ट्रंप झूठा है।
हमें चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहें ट्रंप असत्य बोल रहा है। ठीक हम है। हम ये कहें कि 11 सालों की जो हमारी नीतियां हैं, जो ट्रंप के साथ हमने गलबैया की है, जो उसे हमने हिंदुस्तान बुलाया है, जो हमने उसके लिए अमेरिका के, वो हमने सब कुछ गलत किया। हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं और ट्रंप के अविवेकपूर्ण रवैये के खिलाफ खड़े हैं। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा, आज किसानों के बारे में जितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इन्हें कहना पड़ेगा जो देशद्रोही कहा गया वो गलत था, जो आतंकवादी कहा गया वो गलत था, किसान के सीने पे गाड़ी चढ़ाई गई वो गलत थी, किसान के सामने कांटे बिछाए गए वो गलत थे, हम काला कानून ला रहे थे वो गलत था। ये सारी बातें कहनी होगी। हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है मिनहाज हुसैन जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर देश की बात की जाए, कंट्री की बात की जाए, उसके हितों की बात की जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो वहां पर एक बड़ा व्यापार भारत क्रिएट कर सकता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर ब्रिक्स नेशंस की बात की जाए, ब्राजील जिसमें है, चाइना जिसमें है, खास तौर से चाइना को लेकर क्या लगता है कि भारत का अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि चीन कहीं ना कहीं, अब चीन और अमेरिका जो है वो आपस में गुटबाजी करते नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अगर बात की जाए, पाकिस्तान के साथ अलग ही लॉबी चल रही है अमेरिका की, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारत के पास क्या कुछ ऑप्शंस खुले हुए हैं? देखिए, भारत की जहां बात की जाती है कि भारत और चाइना, जहां तक हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी में इंडिया चाइना हमेशा साथ खड़ा रहा है, क्योंकि ये किसानों के हित की जब बात की जाती है तो हमेशा देखोगे इंडिया चाइना साथ में रहते हैं। आप जब बात करते हो डब्ल्यूटीओ की बात करते हो, डब्ल्यूटीओ जब बात की जाती है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर समझौते की बात की जाती है, तो विश्व के डेवलपमेंट एक तरफ हो जाता है, विश्व के अनडेवलपमेंट एक तरफ हो जाते हैं। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर हमारा इंडिया और चाइना का गठबंधन होता है, और आज भी देखेंगे इसके परिपेक्ष, इसके अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये हम अभी भी कहना चाह रहे हैं कि अभी इससे पहले 25% लगाया गया टैरिफ का ज्यादा इंपैक्ट अर्थव्यवस्था में नहीं पड़ा है, फिर 25% लगाया इसका अर्थव्यवस्था में ज्यादा इंपैक्ट देने वाला नहीं है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए, उसको कितना नुकसान होने की संभावना? देखिए, अमेरिका का ट्रेड बेसिकली हमारा जो इम्पैक्ट जैसे पड़ रहा है टेक्सटाइल सेक्टर का, उस आप देखिए जहां तक अमेरिका की बात की, अमेरिका कहीं ना कहीं मार्केट डेवलप कर लेता वो, इसलिए उसको ज्यादा इम्पैक्ट उसकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। चीजें महंगी होगी, लेकिन वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो सफर कर लेगी, उसके एडजस्टमेंट की पॉलिसीज के अंदर रहती है, वो अपने किसानों के हित करती है और अपने कंज्यूमर के भी हित करने की कोशिश करती है। यानी ये माना जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल और केवल एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये दबदबा जो है मेंटेन कर पाए इंटरनेशनल लेवल पे, कि अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन है और अमेरिका के आगे सबको झुकना पड़ेगा। ठीक है, विकास पांडे जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वैश्विक दृष्टिकोण में भारत के ऊपर इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है। आपको मालूम हो कि लगभग 7 से 8% भारत का जो कुल निर्यात है वो हमारा अमेरिका के साथ होता है, जो हमारी टोटल अर्थव्यवस्था का लगभग 2.3% है, टोटल हमारी जीडीपी का 2.3%, और जिसमें भी जिन सेक्टर्स पर टैरिफ लगाया गया है वो 1% से भी कम है, उन सेक्टर्स का योगदान 1% से भी कम है। और सबसे बड़ी चीज आपको मालूम है, ये अमेरिका में 2025 के अंदर 446 बड़ी कंपनियां उनकी दिवालिया हो चुकी हैं। केवल जुलाई के अंदर 71 कंपनियां अमेरिका के अंदर दिवालिया हुई। जून के अंदर 63 कंपनियों ने दिवालिया होने के लिए अप्लाई किया, और वो अमेरिका आकर के जब भारत की इकोनॉमी पर बात करता है, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताता है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि वो एक माइंड गेम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस माइंड गेम में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या जितने भी हमारे आज के भारत में विपक्षी दल है, केवल और केवल एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं, इनके लिए देश से कोई लेना देना नहीं। आपने एक शब्द कहा अमेरिका के, आपको पता होना चाहिए नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा था, आदित्य जी, कि अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं भारत का विदेश सचिव रहूं, और अमेरिका के दबाव में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने उन्हें विदेश सचिव से हटाया था। और ये कह रहे हैं ट्रंप को लेकर के आएंगे, बात करेंगे। एक शब्द ट्रंप के ऊपर जानते हैं क्यों नहीं बोलते हैं राहुल गांधी? क्योंकि इनके जो चाचा सोरोस है ना, वो नाराज हो जाएंगे। ये इन बातों में क्या रखा है, देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है कि राजनीति करने के कई अवसर मिलेंगे। आप किसानों को भी बीच में घसीट लाए, तो किसानों की बेहतरी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। देश का किसान इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानता है। आप कितना भी SIR पर चिल्ला लीजिए, आप कितनी भी चीजें कर लीजिए, लेकिन धरातल पर जब भी फैक्ट चेक हुआ है आपके बयानों का और आपकी चीजों का, वो झूठे और थोथे साबित हुए हैं आदित्य जी।
झूठे और थोथे साबित हुए हैं। प्रदीप आपको सिंह जी, ये नहीं लग रहा है कि ठीक है। आज देश को एकजुट होने की जरूरत है अदिति जी, एक साथ खड़े होने की बिल्कुल। जरूरत है। लेकिन आड़े क्या चीज आ रही है कांग्रेस पार्टी के? वो आड़े आ रही है सत्ता की कुर्सी, जो कांग्रेस पार्टी को देश के साथ खड़े नहीं होने देना चाह रही है आज। ठीक है, प्रदीप सिंह जी जवाब दे दीजिए इस बात का। निश्चित तौर पर किसानों के हित की बात ये हमसे बताने की जरूरत इसलिए नहीं है, और बताना चाहिए भी, बात थोड़ी छिपानी जरूर चाहिए। अरे क्योंकि भैया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अरे महोदय, जब आप बोल रहे थे तो नहीं बोले, अब सुन लो मोदी जी ना बोलो भाई, मोदी जी जाओ, ये झूठ बोलने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है, किसी झूठे प्रवक्ता को नहीं है। देश केवल झूठ बोलने का अधिकार केवल देश के प्रधानमंत्री को है। वो चोरी का षड्यंत्र करने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है, झूठ बोलने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है, झूठे प्रवक्ताओं को नहीं है। आज किसान जिस तरीके से यूरिया और डीएपी खाद की कालाबाजारी से सड़कों पर है, लाठियां चल रही है, इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में लाठियां चल रही है, अलग अलग बदायूं में लाठी चल रही है, उड़ई में लाठी चल रही है, लखनऊ में लाठी चल रही है। डीएपी खाद और यूरिया खाद की कालाबाजारी किसान जानता है, किसानों के सीने पे गाड़ी चढ़ती हुई किसान जानता है, किसान द्रोही है, किसान आतंकवादी है, ये भाजपाइयों का बयान किसान जानता है। ये देखिए, झूठ बोलने का अधिकार केवल देश के प्रधानमंत्री को है, और वोट चोर गद्दी चोर का नारा इसलिए लगा है, वोट चोरी का अधिकार भी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। ये भारतीय झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता को झूठा प्रलाप करने हम नहीं देंगे, एक संभ्रांत चैनल पर झूठ बोलने नहीं देंगे। झूठ बोलने के लिए आप अपना चैनल खोल लीजिए, वहां पे आप झूठ बोलिए, ना देश का किसान आपको झूठ बोलने देगा, ना नौजवान आपको झूठ बोलने देगा, ना इस देश की महिलाएं आपको झूठ बोलने देगी, कोई आपको झूठ बोलने नहीं देगा। प्रदीप सिंह जी, अब इसी भारी सुर के साथ ये भी बोल दीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे विपक्ष ने कहा कि वो झूठ बोला, ये हम सुनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं बोले, यही तो हम सुनना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं बोले कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, और 32 बार जो कहा है कि हमने युद्ध रुकवा दिया, प्रधानमंत्री जी के मुंह से जुबान नहीं निकली, जुबान नहीं फूटी कि ट्रंप झूठा है। और जब झूठे प्रवक्ता के आना चला बना क्या जवाब दे दिया था कि किसी ने मीडिएशन नहीं किया है, कोई मध्यस्थता किसी के द्वारा नहीं की गई है। ये बात कहने में क्या हर्ज है कि आदरणीय उनके लिए अगर है तो हमारे लिए तो ट्रंप झूठा है। 32 बार उसने झूठ बोला, और देश के प्रधानमंत्री को ये बयान देने में क्या दिक्कत है? और आज भी बैठकर आपके सम्राट चैनल पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। आज टेक्सटाइल और परिधान के निर्यात पर 30% हिस्सा हमारा है, आज वो घट के कितना हो जाएगा बता दे। रतन और आभूषण में 10 अरब डॉलर का निर्यात होगा, प्रभावित होगा, इस पर ये बोल नहीं रहे। नौकरियां जाएंगी, इस पर ये बोल नहीं रहे। झींगा मछली का व्यापार 48% अमेरिका के साथ है, इस पर ये बोल नहीं रहे। आप इन मुद्दों पर आप बोल नहीं रहे हो, और बार बार देश से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन आपको आंखों से आंख से आंख मिलानी होगी और रीढ़ मजबूत करनी होगी। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, किसानों की आड़ में छुपने से काम नहीं चलेगा। देश के नौजवानों से सच बोलना पड़ेगा, देश के नागरिकों से सच बोलना पड़ेगा। जिस तरीके से वोट चोरी में आप इधर उधर गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, ये वोट चोरी वाला घोटाला देश अब सुनने होने वाला नहीं है। मिनहास जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, टैरिफ पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली शॉर्ट टर्म प्रेशर। ये अमेरिका के द्वारा सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। आपको 3 महीने में इसके रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। ठीक है, प्रदीप सिंह जी जवाब मिल गया आपको कि केवल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है भारत के ऊपर। हम क्या कह रहे हैं? जवाब मिल गया। आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे हम ट्रंप के साथ खड़े हैं, हमको जवाब मिल गया। हम भी तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप झूठा व्यक्ति है, उससे आंख से आंख मिला के बात करनी होगी, रीढ़ के साथ मजबूती के साथ बात करनी होगी, या पूरा विपक्ष पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होगा। तो आंख मिला रहा है ना। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जवाब मिल गया। अरे हमने ऐसे क्या बात कर दिया आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार की बात का जवाब हमें मिल गया हो? क्योंकि हमने क्या कह दिया कि टैरिफ पे अच्छा लगा दिया, टैरिफ पे अच्छा किया? हमने क्या कह दिया कि ट्रंप ने 32 बार झूठ बोला, वो सही बोला? हमने क्या ये बात कह दी? क्या हमको जवाब मिल गया मिनहास जी का? हम तो कह रहे हैं ट्रंप झूठा है। देश के प्रधानमंत्री से हम कहलाना चाहते हैं कि ट्रंप झूठा है।
विकास पांडे जी। राहुल गांधी को डर क्या लग रहा है? मोदी जी को डर लग रहा है। राहुल जी डरने वाले लोग नहीं है, डरते हैं चोर, डरते हैं वोट चोर, जिनको जनता ने कर दिया गद्दी चोर, डरते हैं वोट चोर, जिनको जनता ने कर दिया गद्दी चोर, डरते हैं वो लोग जो किसानों को देशद्रोही करते हैं, डरते हैं वो लोग जो किसानों को आतंकवादी करते हैं, डरते हैं वो लोग जो किसानों की यूरिया चुराते हैं, डरते हैं वो लोग जो किसानों की डीएपी चुराते हैं, डरते हैं वो लोग जो बेरोजगार नौजवानों पर लाठी चलवाते हैं, डरते हैं वो लोग जो व्यापारियों के साथ खड़े होते हैं, डरते हैं वो आदरणीय राहुल गांधी जी देश के नौजवानों के साथ खड़े हैं, देश के व्यापारियों के साथ खड़े हैं, देश के किसानों के साथ खड़े हैं और वोट चोरों के खिलाफ खड़े हैं। और देश का नौजवान वोट चोरों के खिलाफ है और नारा दे दिया उसने वोट चोर गद्दी छोड़। प्रदीप सिंह जी, यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। और आज उसी ठीक है। के बिल्कुल वोट चोरी का मुद्दा तो पूरे देश में है, वोट चोर गद्दी छोड़। चर्चा कर लेंगे कभी। समय समय पर ठीक है। उपयोग करती रही कांग्रेस पार्टी। मिनहाज उसी किसान हुसैन के जी, लिए खड़े हैं। अमेरिकी कम से राष्ट्रपति कम डोनाल्ड उसी ट्रंप, ठीक है, किसान लौट के चुके लिए विकास पांडे जी। आतंक ठीक किसानों है, को आतंक ठीक है, इसको करने पॉलिटिकल वाले मत लोग, बनाइए, किसानों इसको को सीने पे पॉलिटिकल गाड़ी मत चलाने वाले बनाइए, लोग, ठीक है। आज की डेट में ठीक है। उनकी डीएपी चुराने वाले लोग, उनकी यूरिया चुराने वाले लोग, जो चोरी जिनकी मानसिकता में हो, वोट चोरी से लेकर यूरिया चोरी तक जिसकी मानसिकता हो, ऐसे लोग किसानों के हित की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग किसानों के आज दुगनी करने की बात कर रहे हैं, आय दुगनी ये करते राजनीति करते का मंच उनकी नहीं है। यहाँ आय पर हम टैरिफ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए टैरिफ बैठे ये हैं कि बात तो उसका किसानों कितना की ये इम्पैक्ट है, पड़ेगा। और किसानों ठीक है, को जिस तरीके से वापस उनकी मुद्दे में चुरा लौट ली, आते हैं। यूरिया फाइनल चुरा ली, कमेंट। तो उस पे बात नहीं होगी क्या? ठीक है, ठीक है। मिनहाज हुसैन जी, आज बीते कल ही प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते नजर आए कि अब स्वदेशी अपनाने का समय आ गया है, स्वदेशी बोर्ड हर कोई अपने दुकान के बाहर लगाए। क्या लगता है ये जो स्वदेशी वाला मंत्र है कितना कारगर साबित होगा और स्वदेशी अपनाने के लिए भारत कितना तैयार है? देखिए, स्वदेशी हमारे देश में जब एक्सेस मार्केट होगा तब स्वदेशी अपनाया जाएगा। जब हमारे मार्केट में एक्सेस प्रोडक्शन होगा, उस एक्सेस प्रोडक्शन की सप्लाई हमें करने के लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत है। हमारे देश में जितनी डिमांड है, इस डिमांड से अधिक हमारे यहाँ सप्लाई है जी। उस सप्लाई को कंपनसेट करने के लिए हमें और कहीं मार्केट ढूंढने की जरूरत है। स्वदेशी से कवर नहीं हो पाएगा। यानी केवल स्वदेशी से इसलिए भी नहीं कवर हो पाएगा क्योंकि पहले हमें बढ़ावा देना होगा मैन्युफैक्चरर्स को। अगर बात की जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर जो है, मेरी जानकारी के मुताबिक वो अधिक है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की अभी और अधिक आवश्यकता है। देखिए, हमारे देश में सर्विस सेक्टर में आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वीक चल रहा है जी। हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स में आ रही है, तो हमें इसके लिए मार्केट देखने की जरूरत है। हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमें जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी तरफ फोकस डालने की जरूरत है। चाहे हम अफ्रीका महाद्वीप की बात इनको करें, बढ़ावा अमेरिका देने महाद्वीप के की लिए, बात करें, मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ पॉलिसीज, क्या कुछ स्टेप्स सरकार उठा सकती है? सरकार इस तरह उठा सकती है। हमारे देश के प्रोड्यूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट सब्सिडी का एक रास्ता अपना सकती है। हमारे देश के प्रोड्यूसरों को एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाए जिससे कि वो दूसरी जगह दुनिया के और भी देशों में अपने मार्केट को स्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, विकास पांडे जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, सरकार इन सारी चीजों पर बारीकी से निगाह बनाए हुए आदित्य जी, हमारा पहला फोकस है कि हम किसी भी प्रकार से ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे हमारे किसानों को उसका सितम झेलना पड़े, हमारे डेयरी उत्पादकों को उसका सितम झेलना पड़े। हम किसी भी प्रकार से ऐसे किसी समझौते को आगे नहीं ले जाएंगे। दूसरी चीज आप समझिए कि भारत ने अपनी जीडीपी ग्रोथ को कंटिन्यू रखा है और हम लगभग 6.5% से 7% की ग्रोथ के साथ लगातार इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देश किसी एक के परिश्रम से आगे नहीं बढ़ाया आदित्य जी, सबने मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज भी इस देश को हम सब मिलकर के, ट्रंप हो चाहे अमेरिका हो, हम उनके आगे ना घुटने हमें टेके और ना हम आगे टेके। हम लड़ना जानते हैं और हम लड़कर के निकलना जानते हैं। प्रदीप सिंह जी फाइनल कमेंट। निश्चित तौर पर जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो देश, आपको याद, पूरा देश जानता है, महात्मा गांधी जी के पास एक बार एक महिला अपने बच्चे को ये लेके आई कि इसका गुड़ छोड़ाना, गुड़ खाता है इसका गुड़ छोड़ाना। उनका 3 दिन बाद आया, इसलिए कहा कि 3 दिन उस समय गुड़ खाते थे, उन्होंने 3 दिन बाद गुड़ छोड़ा। सबसे पहले स्वदेशी अपनाने की बात करनी होगी तो सबसे पहले विदेशी चश्मा हटाना होगा, पेन हटाना होगा, घड़ी हटानी होगी, उसके बाद स्वदेशी की बात करनी होगी। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सबसे पहले विदेशी को त्यागना होगा, फिर स्वदेशी बन सकता है भारत। आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने
भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। आज से अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो चुका है भारत के ऊपर, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के बेतुके टैरिफ के ऊपर गौर किया जाए तो जब से अमेरिकी राष्ट्रपति इस राग को अलापना शुरू किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, तब से लेकर आज तक वो कई बार अपने बयानों से पलटे हैं और ये भी माना जा रहा है कि एक बार फिर से अपना ये जो डिसीजन है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदल सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये जो टैरिफ वॉर है वो थमता नजर आएगा या फिर ये और अधिक विकराल होगा और क्या आपदा में अवसर खोजेगा भारत, स्वदेशी अपनाएगा और विदेशी को त्याग पाएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।